इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मान्यवर हमारे बहुत ही पुराने सीनियर डॉक्टर नीलकंठ जी, पूर्व आईएएस एवं सम्मानित भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, पूर्व एमएलसी, हमारे बीच में वो हाजिर हो गए हैं। और साथियों, कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जाएगा। मेरी जो आवाज सुनने हैं हमारे साथ माल्यार्पण करें माननीय नीलकंठ जी एवं चित्तौड़ साहब। बंदे जी ऊपर इस पर घर डाल लें। सर एक बार टच करके इधर देख लीजिए प्लीज। ओके, ओके सर। भगवान बुद्ध की दया हो। भगवान हमारे बाबा साहब हमारे बाबा साहब हमारे मानव काशीराम साहब हमारे मानव काशीराम साहब हमारे मानव काशीराम साहब हमारे। पल्ला वाला है चालू? दोनों चालू। पन्नावी बनते वार्तेन कट्टन सब अपराधम कमत्मे बनते द्वितीयम पे तृतीयम पे ओकात पन्नावी बनते वार्तेन हमत्मे बनते ओकास अहम बनते त्रिसेना कह पंचशीलाम धम्मे आचामी अनुगत्वा शील देत्मे बनते कह पंचशीलाम धम्मे आचामी अनुगत्वा शील देत्मे बनते अहम बदामी तम तो अरातो नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। 3 बार कहूं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं 3
ये आसीन रहे हैं, पूर्व IAS हैं और ख्याति लब्ध इन्होंने जो है और सुप्रीम कोर्ट के ये काफी माननीय पर विराजमान है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय डॉक्टर साहब से कि उनका माला पहना के उनका जो है स्वागत करें, सम्मान करें। और आप जोरदार तालियों के साथ में हमारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो आर्य समाज और अरे सरपंच सिंह जी से मेरा आग्रह जी डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा, हमारे मोदी जी जो है उनका जो माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि जोरदार मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सतीश सिंघम जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में जलेसर से चल के आए भोले बाबा सामने रहे। ठीक सामने उनका भी सम्मान करो। और इसी कड़ी में हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए दो कड़ी का गाना गाना चाहती हूँ, उसके माध्यम से सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत करते आपका श्रीमान हम, स्वागत करते आपका श्रीमान हम। छोटे बच्चे हैं अभी नादान हम, स्वागत करते आपका श्रीमान हम। खिल गई कलियां सुमन सब ही खिले, खिल गई कलियां सुमन सब ही खिले। फूलों की माला गले पहनाए हम, फूलों की स्वागत करते आपका श्रीमान हम। छोटे बच्चे हैं अभी उत्साह तुम, छोटे बच्चे हैं अभी उत्साह कम। जो आयोजित किया गया है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसमें चंद्रशेखर की आज्ञा के अनुसार किया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम सब लोग जो है मिलकर के अपना संगठन को मजबूत करेंगे, यही हमारी ऐसी कामना है। और सभी सामाजिक संगठन एकजुट हों जिससे कि आगे चल कर के हमको बड़ी कामयाबी हो। हमारे वरिष्ठ श्याम प्रकाश मोदी जी वरिष्ठ आर्य समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आए मंच पे। अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, सही सही। और के नारा सिंह पटौदी से मेरा निवेदन है कि मंच पे आए और सब मंच में बैठ जाएगा बन जाकर रखे जो अब आदमी कम दिए जब जो है वरिष्ठ साथी बुलाए स्वागत दिखा तो सबने स्वागत दिखा दे। दरवाजी सत्य संकला दरवाजी भी आ जाए और उनका नमन करते हुए चरणों में अपने को समर्पित करते हुए मानवर साहब काशीराम जी को चरणों में नमन करते हुए हमारे मुंते जी को नमन करते हुए आज के इस कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे अतिथिगण
पधारे डॉक्टर साहब पी अनिल जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, साथ में हमारे साथी बैठे हुए माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मंच पे बैठे हुए मेरे सभी साथीगण, SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद राम जी, सरवन सिंह जी और मुस्लिम समाज से पधारे मेरे भाई जावेद जी और भोले जी। साथियों, जिस प्रकार से ये आज का ये आयोजन किया गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें जो थोड़ी उपस्थिति वैसी रहती है, कभी कभी नया कार्यक्रम अब लॉन्च हो रहा है, चल रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमने भी साथ में रहे, काफ़ी 80 के आसपास से मैं वर्किंग में था। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से रिटायर्ड हूँ, मैं इसी दिसंबर में रिटायर्ड हुआ हूँ। साथियों, हमने काम जो मिशन के तहत किया था, उस मिशन की उसमें कामयाबी हमको मिली, उस पेड़ को लगाया गया। पेड़ जो है काफ़ी दरख्त हुआ और दरख्त होने के बाद में उस पर फल भी लगने लगे, लगने लगे। लेकिन कुछ हो सकता है कि हम इस क्षेत्र में और भी हमारे उभार के नेता, युवा नेता हमारे साथ में आए हैं, तो उनका मैं बड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक मिशन, जैसे चंद्रशेखर भाई हैं, उन्होंने जो है भीम सेना का ऑर्गेनाइज किया। वो शायद मेरे ख्याल में एक संगठन, इस टाइप का संगठन है हमारा कि शायद कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत बहुजन समाज के तहत किसी भी महिला को या किसी पुरुष को जहाँ अत्याचार हो रहा है, उसमें जो है भीमसेना हमारा जो है बहुत ज़बरदस्ती से प्रोटेक्ट करता है। बहुत उसके लिए मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो है एक संगठन जो बनाया है, वो इसी तरीके से बनाया है जिससे जो है हम उनकी आवश्यकता। श्रद्धेय तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज के महानायक, सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत साहब कांसीराम को नमन करते हुए, आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित नोएडा से चलकर आए हमारे समाज के गौरव, रिटायर्ड IAS भाई चंद्रशेखर जी के साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी में कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे आदरणीय डॉक्टर नीलरतन साहब, आदरणीय श्री गोविंद राम जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर कर्मचारी अधिकारी जो हमारे आरक्षित वर्ग के हैं, उनके लिए आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। आदरणीय श्रवण लाल जी, रिटायर्ड हुए बड़े भाई आदरणीय पिप्पल साहब, उन्होंने भी लंबे समय तक बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया है। आदरणीय अभी जिला पंचायत के सदस्य हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक सतप्रकाश जी, हमारे बड़े भाई, जिनके सहयोग से
इस कार्यक्रम स्थल पर हम बैठे हैं, जिनका पूरा जीवन बाबा साहब के और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में समर्पित रहा है। बड़े भाई आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी, डॉक्टर सतीश संगम जी, जावेद भाई और सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, धन्यवाद करता हूँ मैं सत्यप्रकाश जी का कि उनके अंदर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने की भावना पैदा हुई है। उन्होंने अपने प्रयास से हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। आज हम लोगों को यह देखना है कि हमारे इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के अंदर हम प्रत्येक क्षेत्र में अन्य समाज की बराबरी किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हजारों साल से हमारे देश में लगभग 90% लोग, जो लगभग 6,743 जातियों में बांटे गए, जिनको धर्म, गोत्र, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, कमजोर किया गया, जिनको हजारों साल तक किताब और कलम नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को इस देश के अंदर हमारे संत गुरु और महान पुरुषों के संघर्ष से भारत के संविधान में अन्य समाज की तरह बराबरी के अधिकार लिखित रूप में मिले हैं। विडंबना इस बात की है कि संविधान हमको बराबरी के अधिकार लिखित रूप में देता है, लेकिन संविधान को जो चलाने वाली ताकतें हैं, जो सरकारें हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वह संविधान में मिले हुए अधिकारों को इस देश के 90% दुखी, परेशान, शोषित, पीड़ित लोग उन्हें ईमानदारी से नहीं देता है। जो भी हुकूमत में रहा, शासक बना, पहले राजा महाराजाओं का समय रहा, उनके दरबार में ये 90% लोग नहीं पहुंच पाए। यही वजह रही कि ये हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी जाने के बाद दूसरी पीढ़ी और दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी मेहनत मजदूरी ही करते रहे। खेत खलिहानों में, बाग में, सब जगह ये 90% वर्ग मेहनत मजदूरी करता रहा। इस समाज को मानवता की जिंदगी देने के लिए लगभग 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अपना राज परिवार छोड़कर ये चिंतन मंथन किया कि ये समाज कैसे समानता की तरफ बढ़े। उन्होंने भी पूरे जीवन भर दया, करुणा और मानवता, मैत्री भाव के संदेश को देने का काम किया, क्योंकि उस समय जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो लगभग 10% हैं, जो राजा महाराजा और जमींदार टाइप की प्रवृत्ति के लोग थे, वह 90% लोगों के साथ असमानता करते थे, अत्याचार करते थे। तो ऐसी स्थिति में तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश देने का काम किया। उनके बाद संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत गाडगे महाराज जी, नारायण गुरु जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया, और उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1827 में पुणे में जन्म लेने के बाद, जब उनको ये एहसास हुआ कि इस देश में बहुतायत वर्ग ऐसा है जो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा है, तो उन्होंने इसका चिंतन मंथन किया और महसूस किया कि इस वर्ग को यदि आगे बढ़ना है तो इसमें जो उनका ये सोचना था कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, और नीति के अभाव में संपत्ति गई, और संपत्ति के अभाव में लोग निराश हो गए, हताश हो गए, मेहनत मजदूरी और गुलामी करने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने अपने जीवन भर शिक्षा को आधार बनाकर
की शादी माता सावित्रीबाई फुले से हुई, उनको शिक्षा दी और फिर उनके द्वारा लड़कियों को शिक्षा देने का कार्य कराया। दोनों ही पत्नी शिक्षा के क्षेत्र के लिए समर्पित रहे। महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास के क्षेत्र में उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, उनके नाम से बड़े बड़े भवन, रोडों के नाम काफी देखे जा सकते हैं। इसी कारवां को, इसी बात को बाबा साहब ने पढ़ने लिखने के बाद महसूस किया। उन्होंने भी अपने जीवन को इन लोगों के लिए समर्पित किया। वे स्वयं शिक्षा अध्ययन करते रहे, बड़ी मेहनत करते थे, अपने देश में और विदेश में शिक्षा ग्रहण करते रहे, लेकिन साथ ही साथ इस देश के बहुसंख्यक लगभग 90% लोग जो जाति और धर्म के कारण इस देश के अंदर अपेक्षित रहे, कमजोर रहे, उनके लिए हमेशा उनके मन में दर्द रहा और उस दर्द को वह बांटते रहे, प्रयास करते रहे कि कैसे ये समाज उठ खड़ा हो और मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सके। उन्होंने इसके लिए बहुत चिंतन किया, मंथन किया, बहुत मेहनत की। पढ़ाई के साथ साथ वह इस समाज को जागृत करने के लिए समय समय पर आंदोलन करते रहे। कभी महार तालाब सत्याग्रह का आंदोलन किया, कभी कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया, क्योंकि बाबा साहब का ऐसा सोचना था कि जो समाज हजारों साल से अपनी बात कह नहीं पाया है, यदि इसको बात कहने लायक नहीं बनाया गया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से मूक बना रहेगा, कमजोर बना रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने हजारों लोगों को एकत्रित करके उस महार तालाब पर आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे लेकिन इंसानों को पानी पीने के लिए प्रतिबंध था। हजारों लोगों को लेकर जब बाबा साहब आगे बढ़े तो उस समय के मराठा लोगों ने बाबा साहब को और हजारों लोगों को रोकने का काम किया, लाठियां से प्रहार किया, लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे। तालाब तक पहुंचे और तालाब में हाथ डालकर पानी स्वयं पिया और हजारों लोगों को पिलाने का काम किया। वो हमारे देश के अंदर दबे शोषित पीड़ित लोगों का वो पहला आंदोलन था, जिससे हमारे लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ, एक प्रेरणा पैदा हुई कि हमको अपने हक और अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान घर बैठे कोई नहीं देगा, इसके लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा। उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश के आंदोलन के नाम पर किया। हमारे लोग दिन रात मेहनत करके मंदिर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, मूर्तियां तराशते हैं, छेनी और हथौड़े चला चलाकर मूर्तियों का रूप निखारते हैं, पत्थरों में से बीमार हो जाते हैं, टीबी के पेशेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग ये काम करते हैं। हम लोगों को पाल प्रजापति, केवल कश्यप, नाई निषाद, तेली तमोली, साग सैनी, मौर, कुशवा, जाटव, खटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, इस प्रकार की क्षेत्र के हिसाब से जातियों के नाम बदले हुए हैं। 6743 जातियों में बांटा गया है। जो भी हम बिल्डिंगें देखते हैं, सड़क देखते हैं, रेलवे के पुल, सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, कपड़ा, ये पंखा, सारी चीज़ों का निर्माण हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों को फल फ्रूट खिलाने का काम हमारे लोग करते हैं, अनाज पैदा करने का काम हमारे लोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की ऐसी व्यवस्था है कि 10% चंद मुट्ठी भर लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं और हमारे लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हमारे सामान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों से घृणा करते हैं। ये विडंबना है इस देश की। इसके लिए बाबा साहब निरंतर प्रयास करते रहे कि हमारे लोगों में जागृति आए, जोश आए, संघर्ष की भावना आए। उन्होंने समय समय पर किताबें भी लिखी, शूद्रों की खोज। हम लोगों को शूद्र कहा जाता। शूद्र कौन और कैसे,
बाबा साहब ने ये किताब में लिखा कि शूद्र कौन है जो 6743 जातियों में बटे हैं। बाबा साहब ने जाति वेद और 6 नाम की भी किताब लिखी। बाबा साहब ने पूना पैक्ट लिखा। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर उनके विचारों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया और गौतम बुद्ध और उनका धर्म किताब लिखी और बहुत सी पत्रिकाएं लिखी। समय समय पर मूक नायक पत्रिका लिखी, वैष्णव भारत पत्रिका लिखी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका लिखी, समता पत्रिका लिखी। बाबा साहब अपने आप को ज्ञानवान बनाते रहे। जर्मनी से लेकर अमेरिका और लंदन तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आपको खुशी होगी और जानकारी रखनी चाहिए हमारे लोगों को, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों में कौन सबसे ज़्यादा विद्वान महान पुरुष रहा, इसकी जानकारी करने की कोशिश की और अमेरिका के जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या जो भी वहाँ का स्टाफ है उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस कोलंबिया विश्वविद्यालय में पिछले 300 वर्ष के कार्यकाल में, कितने वर्ष के कार्यकाल में, पिछले 300 वर्ष के कार्यकाल में जो 10 छात्र टॉप के रहे हैं उनकी सूची बनाकर दो मुझे। तो 10 छात्रों की जो सूची आई उसमें पहले नंबर पर जिस छात्र का नाम लिखा था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था। इससे ये साबित होता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई महान विद्वान ज्ञानवान वरिष्ठ IAS एवं यहाँ पर शोषित समाज की हर समय पीड़ा को देखने वाले, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका विशेष ध्यान रहा है, माननीय डॉक्टर वी रतन जी, वो आपके सामने अपने ख्याल रखेंगे। इसके उपरांत उनकी याद से, क्योंकि अभी मोदी जी धन्यवाद। जय भीम। हमारे बीच में हमारे साथी सुनील चित्तौड़ जी, जो आप जानते भी हैं कि बहुत ही वरिष्ठ MLC तो रह ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कई वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं। हमारे नारायण सिंह जी हैं, DRDO में साइंटिस्ट रहे हैं, गोविंद राम जी हैं, विपल साहब हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं, क्योंकि मैं मिशन 78 का भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में उन्होंने नामित किया है। हालांकि मैंने तो उनसे कहा था कि आप खुद हों, लेकिन ये सोच करके उन्होंने कहा कि नहीं, एक सरकारी अधिकारी होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और आज जो हमारे इस मिशन 78 के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अशोक सिद्धार्थ जी हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्रोक हो गया था, तो वो अपना स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। अभी गाजियाबाद में हैं, वो नहीं आ सके। तो आगे इस संस्था के लिए जो मिशन 78 है, ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी और बिहारी का एक ऐसा संगठन है जो कि हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, वो इसमें भाग ले सकते हैं। कोई पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं है उनका। तो मैं चाहूँगा कि आज की ये मीटिंग की शुरुआत जो हमारे भाई सरप्रकाश जी ने की है, मुझे उम्मीद है कि आगे और अच्छी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी। ये तो शुरुआत है, मैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।
मुझे खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारी बहनें भी आई हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हमारी बहनों के बिना सफल नहीं होता। तो मुझे खुशी है कि अपना समय निकाल करके जिम्मेदारी के होते होते हुए हमारे बीच में आई। साथियों, भाई चंद्रशेखर जी एक नौजवान नेता के रूप में उभर रहे हैं। वैसे तो बहन जी ने भी बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। एक शुरुआत की, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि माननीय काशीराम जी ने जो थ्योरी दी थी उसको उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में दिया और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हमारे समाज के हमारे किसी व्यक्ति से हमारा कोई गलत धारणा हमारे किसी के प्रति नहीं। मैं तो चाहूंगा कि और नए नए नौजवान नेता उभरे, क्योंकि हमारे बीच में आज जो बैठे हैं यहाँ पर जो उपस्थिति है वो हमारे गार्जियन की तरह से, उन्होंने हमारे समाज को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहूंगा कि वो अपना योगदान अपनी सलाह के रूप में, अपने सुझाव के रूप में हमेशा देते रहें, क्योंकि जो आगे की पीढ़ी है, जो कि हमारा देश, हमारा समाज अब नौजवान के कंधों पर है, और नौजवानों को डायरेक्शन देना, सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यही हमारे इस मिशन 78 का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से हमें जागरूक भी होना होगा, क्योंकि आज हमारा देश जहां खड़ा है बहुत ही भयानक स्थिति है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उम्मीद की थी कि हमारे देश के, समाज के जो 85% लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें हमारे देश में चलाने में, हमारे देश की नीति निर्धारण करने में बहुत बड़ा योगदान करना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इतने वर्षों, जब से 1947 हमारा देश आजाद हुआ है और 1950 से जब से गणतंत्र लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है, सत्ता केवल 15% लोगों के हाथ में है। और सबसे दुखद स्थिति क्या है? चाहे आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, चाहे आप IAS, IPS या विभिन्न सेंट्रल सर्विसेज ले लो, स्टेट सर्विसेज ले लो, हर क्षेत्र में अगर किसी का बहुमत है कि हमारे समाज को, हमारे देश में जो प्रगति होनी चाहिए इस पिछड़े समाज की, बहुजन समाज की, माइनॉरिटीज की, वो नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि आज सत्ता का जो पूरा जो अधिकार है, जो प्रभाव है, वो उन्हीं 15% लोगों के पास है। ये चेन किस तरह से टूटेगी हमें पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो 85% लोग हैं वही कर सकते हैं, जो बहुजन समाज है वही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में बाबा साहब ने दी है, वो वोट की ताकत है, जिसका हमें इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो लोग 15% लोग इसका फायदा उठा करके हमको आपस में बढ़ा करके अपना जो है वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। बिहार में क्या हुआ आपने देखा, साम दाम दंड भेद करके उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, और सब लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री कुर्सी के साथ जाते जाते रह गए। यही विडंबना हर जगह की है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस समाज में परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन कौन लाएगा? हम ही लाएंगे, हमारे समाज के लोग लाएंगे, हमारे नौजवान लाएंगे, हमारे यंग लोग लाएंगे। बाबा साहब ने केवल एक ही हमें मंत्र दिया था, जो पूर्व वक्ता कह रहे थे, मैं भी उसको दोहराता हूं, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष। हमारे सामने ये मूल मंत्र है।
शिक्षा ही हमारी सफलता की कुंजी है। अगर हम यहाँ तक भी आए हैं शिक्षा की वजह से आए हैं, और ये शिक्षा वो चीज है जिसको हमें सदियों से दूर रखा गया, वंचित रखा गया, और यही कारण थे हम कोई उन्नति नहीं कर पाए। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो सबसे पहले उन्होंने इस शिक्षा के मूल मंत्र के लिए हमें अग्रेसित किया, हमें प्रेरणा दी। गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी ज्यादा नहीं 3-4 क्लास से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने जब बाबा साहब यहाँ आगरा में शायद आए थे तब उन्होंने सुना था कि बाबा साहब आए हैं और उन्हें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत यह हुआ कि मैं सारी मुसीबत 74 को मैं इंग्लैंड पढ़ने गया। मैंने वहां से भौतिक विज्ञान में पीएचडी करी। ये केवल बाबा साहब की प्रेरणा और कुछ नहीं, कोई संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा का मैं एक मजबूती का एक उदाहरण दे रहा था। और किसका नहीं, हमारे साथ जितने यहाँ लोग बैठे हैं, साथी बैठे हैं, वो शिक्षा के बल पर ही आए। सत्ता में भागीदारी के लिए हमें संघर्ष करना है। मिशन 78 जो ये है, ये सोई हुई कौम को जगाने का है। सत्यप्रकाश जी इतने समय से प्रयास कर रहे थे, काफी दिन से उन्होंने कहा था कि हम एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और उसमें उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास के बावजूद भी बहुत कम उपस्थिति है। हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हमारे जन अधिकार खतरे में। इसके बावजूद भी हम उस स्थिति में नहीं है कि अपने अधिकारों को, अगर जो है हिंदू राष्ट्र बन गया तो जितना 72 साल में आपने प्रगति की थी 1 घंटे में सारी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आज के समय में नौजवान युवा पीढ़ी को जागृत करने की जरूरत है। भाई हम लोग रिटायर्ड लोग हैं और केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी जब तक सचेत नहीं होगी तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरीके से अपने बच्चों को, साथियों को, लोगों को, नई पीढ़ी को आगे लाओ और मिशन 78 जो काशीराम का मिशन था, बाबा साहब के आदर्शों को बढ़ाने वाला था, उस पर करने के लिए काम करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। जय भीम, जय। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रतीक माने जाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर को नमन करते हुए बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाकर बहुजन समाज को सत्ता की चाबी सौंपने वाले मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए मंचाचीन बंदे को मेरा वंदनामी। सभी मेरे समाज के भाइयों और बहनों का मैं अभिनंदन करती हूँ, जय भीम करती हूँ। देखिए, बाबा साहब हमें कह के गए थे, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। बाबा साहब के जाने के बाद जो पीढ़ी आई वो बहुत परेशानियों के बावजूद भी शिक्षित हुई है। मेरे माता पिता, मेरे जो पेरेंटल जनरेशन है वो उन्हीं में से थी जो शिक्षित हुई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जितनी आसानी से हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलने लगा, वैसे वैसे हम शिक्षा से दूर होते चले गए। यही हाल जब मान्यवर काशीराम जी हमें सत्ता की चाबी सौंप के गए, 4 बार बीएसपी की गवर्नमेंट भी आई, 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच के बैठ गए थे कि बस बहुजन समाज का राज आ गया है, अब इसके आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और जमीनी स्तर पर काम होना बंद हो गया। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष में तो हमारा समाज माहिर है, हम आपस में संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो मैं अपनी बातों को बहुत लंबा तो नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे देखिए, तारीफें हम सभी करते हैं अपने समाज की अपनी, लेकिन असली बात वो होती है कि जब हम अपनी कमियां निकाल के लाएं और उन कमियों को दुरुस्त करें। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब जो कह के गए थे कि शिक्षित बनिए,
शिक्षा की, एक तो शिक्षा के लिए हम खुद ढीले पड़ गए और बच्चे कुछ कसर। हमारे बच्चों के हाथ में से स्लेट, पढ़ने लिखने के साधन छीन के आप खुद निकलिए, अपने लिए काम कीजिए। और फिर देखिए, जिस घर में महिला अगवा होती है, उस घर को, उस समाज को और उस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम। सर्वप्रथम कड़वा के स्वागत तथागत बुद्ध को मेरा नमन, सभी महापुरुषों को मेरा नमन, मंच पे मंचासीन सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों को मेरा बुद्धिगण को नमन, यहाँ पर आए हुए सभी मेरी माता बहनों को मेरा जय भीम नमो बुद्धा। साथियों, एक बात कहने के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मानवर साहब की एक रैली ग्वालियर में होने वाली थी। उस समय फूल सिंह बनैया जी वहाँ के कार्य देख रहे थे। तो मानवर साहब ने कहा कि फूल सिंह, एक धूल वाले दिन, होली के बाद धूल वाला दिन आता है, धूल वाले दिन वहाँ रैली का कार्यक्रम लगाइए और आप और हम आएंगे उसमें रैली में। ठीक है साहब, लगा दूंगा। अचानक कई दिनों के बाद फूल सिंह बनैया जी को याद आया कि धूल के लोगों, मेरा समाज दारू धक्कड़ में बैठा, कोई आएगा नहीं, मेरे नेता का अपमान होगा कि कोई आएगा नहीं तो कुर्सियां खाली रहेगी। और सोच के फूल सिंह बनैया जी ने मान्यवर साहब को सूचना दी कि सब ये कार्यक्रम की जो रैली है उसको आप थोड़ा सा आगे कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ, कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी? कि नहीं सर, वो बात नहीं है, समाज के लोग नहीं आएंगे और थोड़ा सा दिक्कत लगेगी हमें भी। तो मान्यवर साहब का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि फूल सिंह तू तो आ जाएगा? हाँ साहब, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा, तू सुनना, अगर तुझे अच्छा लगे तो ताली बजा देना, बाकी की तू किसी की चिंता मत कर, जो आ जाए वो ठीक है, ना आए वो ठीक है। साथियों, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मनोबल नहीं टूटा आप लोगों को देखते हुए। अभी हमें अपना से संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे वरिष्ठ जन हमें बताते रहते हैं, विधायक जी के घर में जाता है तो 2-2 घंटे हमें समझाते हैं कि इन्होंने, इनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, इनसे हम प्रेरणा लेते हैं और आगे भी कार्य करेंगे। मिशन 78 काशीराम जो है, ये लोगों के बीच में भी नया है, इसकी जानकारी भी नहीं थी। अभी उद्देश्य हमें भी नहीं जानकारी थी, हमें तो सिर्फ ये कहा था राष्ट्रपति जी ने कि आप जाओ नौकरी वालों को जोड़िए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा था। जैसा लगा आप, मैंने किया, मेरे साथियों ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। जो आपका जो मिशन है, मिशन 78, इसके संबंध में थोड़ी सी कम समय में जानकारी दीजिए। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह संस्था मिशन 78 बनाई है और इसका मेन उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, वो इसके सदस्य बन सकते हैं और अपने बहुमूल्य सुझावों से वो हमारी जो बहुजन समाज है उसको प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में, चाहे वो सर्विस में रहे हों या जहाँ भी उन्होंने अपना योगदान दिया है समाज में, उनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम उनके अनुभव और सुझावों का इस मिशन के माध्यम से समाज में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, वो उनके महत्वपूर्ण सुझावों से, उनके विचारों से लाभान्वित हो सके और हमारे समाज को आगे ले जा सके। सर, जिस प्रकार जो हमारे प्रदेश के अंदर जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस संबंध में सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष से हमको ये सीखने को मिलता है। बाबा साहब कहा करते थे कि सारी समस्याओं की मास्टर चाबी राजनीतिक सत्ता होती है। बटा हुआ देश है, इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली कायम होने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी संविधान को चलाने वाले लोग ईमानदारी से
नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुसंख्यक समाज की जो बहन बेटियां हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ रेप की, गैंग रेप की, हत्या की, छेड़खानी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपनी कमजोरी को ख़त्म करना चाहिए। हम भाईचारा बनाकर सत्ता की तरफ बढ़ें। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो समस्याओं का अंत होगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, हमारे लोगों को सुगमता के साथ, सरलता के साथ उच्च कोटि की शिक्षा भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा और हम इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जी पाएंगे। आज जो आपका कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम मेरा सबको जय भीम। ये जो मिशन 78 काशीराम है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिद्धार्थ जी हैं, जो प्रवक्ता जी हैं राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर बीपी नीलरतन जी हैं। और ये जो कार्यक्रम है बुद्धिजीवी वर्ग का स्वागत समारोह था कि मिशन 78 से बुद्धिजीवी वर्ग को रोके। जो काशीराम साहब का सपना था हुक्मरान समाज बनाने के लिए, तो बुद्धिजीवी वर्ग को समाज, बहुजन समाज के जितने भी हैं सेवानिवृत्त और सेवारत लोग हैं, उनको किसी भी कार्यक्रम में स्पेशल नहीं बुलाया जाता, कभी उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं लगाया जाता। तो उन सबको स्वागत सम्मान करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और इसमें जो लोग आए उनका तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद। ये कार्यक्रम समय समय पर आगे भी आगरा में चलते रहेंगे, आसपास के ज़िलों में चलते रहेंगे और हम सबको इसी तरह से सबका मान सम्मान लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके संबंध में जानकारी दीजिए। देखिए, मिशन 78 काशीराम का जो प्रोग्राम आज टेढ़ी बगिया में किशन गार्डन में हुआ है, बहुत ही सफलता से हुआ और इसमें हमारे सम्मानित सेवानिवृत्त बुद्धिजीवी व्यक्ति और भी सम्मानित लोग आए, काफ़ी अच्छा रहा। इसी तरीके से अगर ये प्रोग्राम समय समय पर ज़िले में, गांव में, शहर में किए जाएंगे, जिससे हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो एकत्र करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, जिससे हमें अपने मिशन में पूरी कामयाबी मिल जाएगी। मानवर काशीराम साहब का सपना भी पूरा होगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।